आज जो बच्चों हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं दैट इज क्वांटम नंबर्स। ओके, आप लोगों ने ना आज तक इस तरह से पढ़ा था कि हम लोग जब भी किसी भी एटम के एटॉमिक नंबर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म करते हैं, जैसे आप मान लो सोडियम एटम है, राइट? और सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। अगर हम लोग इसका कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म करते हैं तो आप इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाते थे? 2,8,1, राइट? तो हम लोग ये समझते हैं कि जो हमारा एटम होता है ना, उसके जस्ट सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस। एंड उसके चारों तरफ क्या होती है? सर्कुलर पाथ्स होता है, राइट? हम लोगों ने पढ़ा है इस तरह से क्या होता है? सर्कुलर पाथ होता है। एंड आप लोगों ने इन सर्कुलर पाथ का जो नाम दिया था दैट इज ऑर्बिट, या फिर हम इनको क्या कहते हैं? शेल कहते हैं। जैसे पहले वाली शेल का नाम हम लोग के राइट करते हैं, दूसरी वाली शेल का नाम आप एल, थर्ड वाली शेल का नाम आप एम, फोर्थ वाली शेल का नाम आप एन राइट करते हो, राइट? तो हम लोगों ने पढ़ा है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते थे ना, वो इन शेल्स में रिवॉल्व करते हैं आपके न्यूक्लियस के चारों तरफ। लेकिन बाद में हम लोगों ने क्या करा? हम लोगों ने एटॉमिक स्पेक्ट्रा देखा। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा से हमें जो नॉलेज मिली, वो हमें ये नॉलेज मिली कि न्यूक्लियस के चारों तरफ सिर्फ सर्कुलर ऑर्बिट्स नहीं होती हैं, सिर्फ हमारी शेल्स नहीं होती हैं, इन शेल के अंदर सब शेल्स प्रेजेंट होती हैं, राइट? हम लोगों ने एटॉमिक स्पेक्ट्रा से ये पता किया कि सिर्फ शेल नहीं है, इन शेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? इन शेल के अंदर प्रेजेंट होता है आपका सब शेल। और देन इन सब शेल के अंदर आपका प्रेजेंट होता है ऑर्बिटल। ओके, एंड देन इन ऑर्बिटल्स के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। वैसे तो हम लोगों ने ये देखा है कि एक्चुअली में जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो एक वेव होता है, ठीक है? ये हमारा क्या कहता है? ये हमारा क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी कहती है कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो एक्चुअली में क्या होते हैं? वेव्स होते हैं। तो देन उस थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑर्बिटल्स वो प्लेस होते हैं। ऑर्बिटल्स क्या है? ऑर्बिटल हमारी 3D प्लेस होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, ठीक है ना? क्योंकि वेव है ना, वेव आप लोगों ने पढ़ा है इलेक्ट्रॉनिक वेव होता है, ठीक है ना? तो ये जो वेव है ना, वैसे तो ये एटम में हर जगह रहता है, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है ना, वो इन ऑर्बिटल्स के अंदर होती है। तो मुझे क्या पढ़ाना है क्वांटम नंबर में? हम बेसिकली उस पर बात करते हैं। आपके जो क्वांटम नंबर्स है ना, आपके क्वांटम नंबर्स आपको ये बताते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो एटम में एग्जैक्टली किस पोजीशन पर लोकेट करेगा। दैट मीन्स वो आपको बताएगा कि आपका इलेक्ट्रॉन पहली ऑर्बिट में है या दूसरी ऑर्बिट में है। अब मान लो कि मेरा इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में है, मैं इसे ज्यूम कर लेती हूँ, ठीक है? हमारी फर्स्ट ऑर्बिट क्या होती है? के। आपकी सेकंड ऑर्बिट क्या होती है? एल। आपकी थर्ड ऑर्बिट क्या होती है? तो मान लो कि मेरा इलेक्ट्रॉन ना सेकंड ऑर्बिट में प्रेजेंट है, तो सेकंड ऑर्बिट की वो कौन सी सब सेल के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है? देन उस सब सेल की कौन सी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है मेरा इलेक्ट्रॉन, ये मुझे बताते हैं मेरे क्वांटम नंबर्स। तो हम बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, ठीक है? हम बहुत ज्यादा डीप में स्टडी नहीं करेंगे, हम सिर्फ उतना ही रीड करेंगे जितना आपके गेट के लिए आपके लिए सफिशिएंट होगा। बट मैं ये श्योर हूँ कि इस वीडियो के बाद हर बच्चे को क्वांटम नंबर इतना इजी टॉपिक लगेगा कि हर कोई क्वांटम नंबर के क्वेश्चन को देख के खुश हो जाएगा कि ये क्वेश्चन तो हम कर ही लेंगे, ठीक है? प्रीवियस 10 ईयर में इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर्स ना एक्चुअली में 4 नंबर्स का सेट होता है। हमारे पास ना टोटल 4 क्वांटम नंबर्स हैं जिसके बारे में हम आगे रीड करेंगे, जिसकी हेल्प से मुझे बिल्कुल कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाती है इलेक्ट्रॉन की। अब किस चीज की इंफॉर्मेशन मिलती है? कि मेरा इलेक्ट्रॉन कहाँ पर लोकेट कर रहा है, मेरे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, वो एक्चुअली में कौन सी टाइप की ऑर्बिटल में है, उस ऑर्बिटल की शेप क्या है,
उस ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन क्या है। तो इतनी बड़ी डिटेल नहीं समझे, सीधी एक बात है, क्वांटम नंबर एक्सप्लेन करेगा कि मेरा इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है, वो एग्जैक्ट पोजीशन जहां पर मेरा इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी। तो स्टार्ट करते हैं आपके फर्स्ट क्वांटम नंबर से, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अभी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया ना कि हमारे पास टोटल कितने क्वांटम नंबर्स होते हैं। आपके पास टोटल 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं। तो सबसे पहला क्वांटम नंबर है जो सबसे मेन है, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप लोग ये बात ना राइट करते जाए साथ साथ, और जब हम लोग थ्योरी रीड कर लेंगे ना, देन हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे आपके हर डाउट क्लियर हो जाएंगे, मैं 100% श्योर हूँ। तो हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को डिनोट करते हैं किससे, स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मुझे क्या बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मुझे ये बताता है कि मेरा इलेक्ट्रॉन किस सेल के अंदर रिवॉल्व कर रहा होगा। आप देखो यहाँ पर एटम में हमें पता है ना, बिल्कुल सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। और आप लोगों ने ये पढ़ा है कि इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इस तरह से हमारी सर्कुलर पाथ होते हैं, जिन सर्कुलर पाथ को हम शेल्स बोलते हैं, राइट। तो अब देखो, ये वाली जो शेल है ना, ये मेरी फर्स्ट शेल है जिसे हम लोग के से राइट करते हैं। ये वाली मेरी सेकंड शेल है जिसे आप एल से डिनोट करते हो, और ये वाली मेरी थर्ड शेल है जिसे हम एम से डिनोट करते हैं। तो मैं यहाँ पे राइट कर लेती हूँ कि मेरे पास शेल्स है, राइट। फर्स्ट शेल के, सेकंड शेल एल, थर्ड शेल एम, फोर्थ शेल एन। क्लियर हो गया ना। अब हम बात करते हैं हमारे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का। ठीक है, हम किसकी बात करेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का। तो जब मेरा इलेक्ट्रॉन के वाली शेल में रिवॉल्व कर रहा होता है, तो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 हो जाता है। तो n इक्वल्स टू 1, दैट इज योर क्वांटम नंबर। अगर मेरा इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में रिवॉल्व कर रहा है, तो उसमें n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। अगर मेरा इलेक्ट्रॉन थर्ड वाली शेल में रिवॉल्व कर रहा है, तो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना हो जाएगा, 3। और अगर मेरा इलेक्ट्रॉन मेरी फोर्थ शेल में रिवॉल्व कर रहा है, तो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो जाएगा 4। बस इतना सिंपल। बस आपको क्या याद रखना है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज डिनोटेड बाय स्मॉल एन, एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मुझे ये बताता है कि मेरा जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो न्यूक्लियस के चारों तरफ कौन सी शेल में रिवॉल्व कर रहा है। एंड आप लोगों को ये बात पता होगी कि जब हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं ना, तो न्यूक्लियस से दूर जाने पर हमारी जो एनर्जी होती है ना, वो इंक्रीज होती है। एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज। के की एनर्जी सबसे कम, उससे ज्यादा एनर्जी एल की, उससे ज्यादा एनर्जी एम की, एंड उससे ज्यादा एनर्जी एन की। बस आप लोगों को इतना ही बात याद रखना है हमारे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में। अब आगे चलते हैं। अब आप लोग डिस्कस करोगे सेकंड क्वांटम नंबर, जिसे हम लोग एजिमुथल क्वांटम नंबर ज्यादातर बोलते हैं, एंड बहुत कम केसेस में इसे आप सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी बोल सकते हो, या फिर कभी कभी सबसाइडरी क्वांटम नंबर भी, पर मैक्सिमम टाइम इट इज नोन एज एजिमुथल क्वांटम नंबर। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आप एजिमुथल क्वांटम नंबर को किस लेटर से डिनोट करते हो। तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एल। ठीक है, एजिमुथल क्वांटम नंबर इज डिनोटेड बाय स्मॉल एल। अब ये मुझे क्या बताता है, एजिमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता है, मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। देखो, यहाँ पर मेरा क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। ये क्या होगी, मेरी फर्स्ट ऑर्बिट। ये मेरी क्या होगी, सेकेंड ऑर्बिट। याद रखना, ऑर्बिट या शेल एक ही बात होता है, राइट। तो मैं इसको शेल बोल देती हूँ ताकि आप लोग बार बार कंफ्यूज ना हो। एंड ये हो गया मेरा थर्ड शेल। ठीक है, तो अगर मैं अपने फर्स्ट शेल की बात करती हूँ, तो इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 था, सेकेंड वाली शेल का क्वांटम नंबर 2 था, एंड थर्ड वाली का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 था। अब हम लोगों को ना हमारे स्पेक्ट्रा से ये पता चला था कि ये जो हमारी फर्स्ट शेल होती है ना,
इसके अंदर एक सब शेल होती है, ठीक है। इसके अंदर क्या होते हैं, एक सब शेल होती है जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिल सकता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। आपका जो सेकंड वाला शेल है ना, उसके अंदर दो सब शेल्स प्रेजेंट थे, और हमारा जो थर्ड है ना, थर्ड शेल है, उसके अंदर तीन सब शेल प्रेजेंट है। क्लियर है ना? तो इससे हमें ये पता चला कि जब मेरे पास n इक्वल्स टू 1 है ना, दैट मीन्स मेरी फर्स्ट वाली जो मेरी सबसे पहली शेल थी, उसके अंदर एक सब शेल प्रेजेंट होता है। कितना सब शेल प्रेजेंट है? एक सब शेल प्रेजेंट है। जब आप बात करते हो आपके दूसरी वाली शेल की, तो उसके अंदर कितने सब शेल प्रेजेंट है? उसके अंदर दो सब शेल प्रेजेंट है। अगर हम बात करते हैं n इक्वल्स टू 3 की, तो इसके अंदर कितने सबशेल्स प्रेजेंट है? तीन सबशेल प्रेजेंट है। अगर n इक्वल्स टू 4 है, तो इसके अंदर कितनी सबशेल प्रेजेंट है? फोर सबशेल्स प्रेजेंट है, जिनमें हमारे इलेक्ट्रॉन्स मिल सकते हैं, ठीक है ना, जिसमें हमारे इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं या मिलने की प्रोबेबिलिटी इसकी मैक्सिमम। तो बात करनी है मुझे मेरे एजेंथल क्वांटम नंबर की, राइट। तो एजेंथल क्वांटम नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? एल से डिनोट करते हैं। तो जब भी मेरे पास एल को मुझे राइट करना है, तो मेरा जो एल होता है ना, वो n इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है? n इक्वल्स टू 0 से। और कहां पे जाके खत्म होता है? वो हमारा खत्म होता है n-1 पे। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। ये मेरे पास फर्स्ट शेल थी। अब इसका जो एजिमुथल क्वांटम नंबर होगा, वो होगा L इक्वल्स टू 0। देखो, मैंने आपको कहा था ना कैसे राइट करना है, जीरो से स्टार्ट करना है। कहां से स्टार्ट करना है? जीरो से। तो मैंने यहाँ पे L की वैल्यू 0 राइट कर दी। कहाँ पे खत्म करना था? n-1 पे। n की वैल्यू 1 है, तो 1 में से 1 माइनस करूंगी तो कितना हो गया? 0 ही आया। दैट मीन्स मेरी पहली वाली शेल में बस एक ही सब शेल है। अब बात करती हूँ n इक्वल्स टू 2 के लिए। तो इसके लिए मुझे जो एजिमुथल क्वांटम नंबर राइट करना है, वो मैं कहाँ से शुरू करूंगी? 0 से स्टार्ट करूंगी। और कहाँ पे खत्म करूंगी? n-1 पर। तो अगर मैं 2 में से 1 को माइनस करूंगी तो 1। तो मेरे पास नेक्स्ट एजिमुथल क्वांटम नंबर आ गया 1। अब आप देखो 3 के लिए लिखते हैं। 3 के लिए कितना होगा? 0, कितना होगा? 1, और कितना होगा? 2। 3 था ना, 3 माइनस 1 2, तो 2 पे मुझे खत्म करना था। 0 से स्टार्ट करना था, 2 पे खत्म करना था। अब n इक्वल्स टू 4 के लिए करते हैं। l इक्वल्स टू 0, देन 1, देन आपका 2, और देन आपका 3। तो अभी आपको अच्छे से समझ आ गया ना कि अगर मेरे पास, आप ध्यान से प्लीज समझिएगा, अगर मेरे पास फर्स्ट शेल है, तो उसके अंदर एक ही सब शेल होगा जिसका एजिमुथल क्वांटम नंबर होगा l इक्वल्स टू 0। अगर n इक्वल्स टू 2 है, तो कितने एजिमुथल क्वांटम नंबर्स होंगे? 2 होंगे। l इक्वल्स टू 0, l इक्वल्स टू 1। अगर मेरे पास n इक्वल्स टू 3 है, थर्ड मेरा शेल है, तो कितने एजिमुथल क्वांटम नंबर होंगे? 0, 1, 2। एंड 4 है, तो कितने होंगे? 0, 1, 2, 3। यहाँ तक क्लियर हो गया ना? अब जरा ध्यान से सुने। अभी हम लोगों ने क्या किया था? अभी हम लोगों ने ये देखा था कि अगर मैं अपने मेन शेल की बात करती हूँ, राइट, जब हम लोगों ने लिखा था n इक्वल्स टू 1 है, तो आपको याद है ना, आप इसे k से रिप्रेजेंट करते हो। जब n इक्वल्स टू 2 होता है, तो हम इसे l से रिप्रेजेंट करते हैं। n इक्वल्स टू 3 होता है, तो आप इसे n से रिप्रेजेंट कर रहे थे। n इक्वल्स टू 4 था, तो आप इसे n से रिप्रेजेंट कर रहे थे। ठीक है ना? ये हमारा क्या था? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब मैं बात कर रही हूँ मेरे एजिमुथल क्वांटम नंबर की। तो अब इसे रिप्रेजेंट किया L से, तो n इक्वल्स टू 1 के लिए एक ही वैल्यू थी 0। 2 के लिए कितनी थी? एक थे 0, एक था 1। 3 के लिए एजिमुथल क्वांटम के नंबर्स कितने थे? 0, 1, 2। एंड 4 के लिए कितने हैं? 0, 1, 2, 3। अब आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कि जिस तरह से 1 को k से रिप्रेजेंट किया गया, n इक्वल्स टू 2 को l से रिप्रेजेंट किया गया, n इक्वल्स टू 3 को m से रिप्रेजेंट करते हैं,
n इक्वल्स टू 4 को n से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से जब l की वैल्यू 0 होती है तो हम इसे s से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जब आपका l इक्वल्स टू 0 होता है ना, तो हम उस सब शेल को s बोलते हैं। क्या बोलते हैं? s, सब शेल। जब हमारे पास l की वैल्यू 1 होती है ना, तो हम इसे p सब शेल से डिनोट करते हैं। जब आपके पास l की वैल्यू 2 होती है तो आप इसे d सब शेल से डिनोट करोगे, और व्हेन l की वैल्यू 3 है तो हम इसे f सब शेल से डिनोट करेंगे। तो बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट मुद्दे की। l इक्वल्स टू 0 है, राइट? यहाँ पे आप ध्यान से देखना, l इक्वल्स टू 0 है, n की वैल्यू 1 है, दैट इज ये फर्स्ट s हो जाएगा। ठीक है, n की वैल्यू 2 है, l 0 है, 0। अभी देखो l 0 को हम किससे दिखाते हैं? s से। तो मेरे पास जो मेरी सेकंड शेल है उसके दो सब शेल होंगे, एक 2s होगा और एक में l की वैल्यू 1 है, एंड 1 को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? p से, तो इट बिकम 2p। क्लियर है ना? तो मेरी जो सेकंड शेल होती है, मैं आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर करके साथ में बताती हूँ। ये मेरा न्यूक्लियस है, ये मेरी फर्स्ट शेल है जिसमें एक सब शेल प्रेजेंट होगी 1s। देन मेरे पास क्या आएगा? मेरी सेकंड सब शेल, सॉरी सेकंड शेल आएगी जिसके अंदर दो सब शेल प्रेजेंट है, एक 2s और एक 2p। अब आगे बात करते हैं। अब मेरे पास थर्ड शेल है जिसमें एक सब शेल है 0, दैट मीन्स s, इट बिकम 3s। देन l की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू दैट मीन्स p, तो ये हो गया 3p, और l की वैल्यू 2 दैट मीन्स d, तो ये हो गया 3d। इसका मतलब है कि जब मैं न्यूक्लियस के अराउंड मेरी थर्ड शेल को ड्रॉ करूंगी, तो इस थर्ड शेल के अंदर कितने सब शेल्स मिलेंगे? 3। एक सब शेल 3s, दूसरा सब शेल 3p और तीसरा सब शेल 3d। अब बात करते हैं आपके फोर्थ की। तो फोर्थ में क्या होगा? आप ध्यान से देखो, इट बिकम 4s 0 के लिए, 4p 1 के लिए, 4d 2 के लिए, एंड 4 3 आपके 4f, राइट? तो अगर अब आप इसके अराउंड आप अपनी फोर्थ ऑर्बिट को, फोर्थ शेल को बनाओगे, तो उसके अंदर अब आपको कितनी सब शेल मिलने वाली है? उसके अंदर आपको 4 सब शेल मिलने वाली है, 4s, 4p, 4d एंड आपका 4f। समझ गए क्या अब आप लोग मेरी बात को? तो हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स शेल के अंदर सब शेल प्रेजेंट होती है उनमें रहते हैं। ठीक है, और उन सब शेल्स को हम लोग s p d f से रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे अगर n की वैल्यू 5 हो जाएगी तब l की वैल्यू कितनी होगी? जल्दी से अपनी कॉपी में राइट करो, कितनी होंगी? 0 से शुरू करना है, n-1 पे खत्म करना है, तो 0 से शुरू करते हैं, 5 - 1 दैट मीन्स 4 पे खत्म करना है, तो 0 1 2 3 4। क्लियर हो गया ना? ध्यान रखना, जो हमारा ऑर्बिट का नंबर है, कितना नंबर है? 5 है ना, तो मेरी सब शेल्स भी 5 ही होंगी, 1 2 3 4 5। पहली वाली s, देन p, देन d, f, g। अगर आगे हो जाता, लेट इट बी 6 होता, तो एक और होता, तो क्या हो जाता? h एंड अप टू डॉट डॉट। पर हमें मैक्सिमम टाइम ना बस इन 4 सब शेल का ही वर्क हो जाएगा, s p d f। ठीक है ना? आपको याद रखना है, s के लिए एजिम्पल क्वांटम नंबर 0, p के लिए एजिम्पल क्वांटम नंबर 1, d के लिए एजिम्पल क्वांटम नंबर 2, f के लिए एजिम्पल क्वांटम नंबर 3 एंड g के लिए आपका एजिम्पल क्वांटम नंबर 4 होगा। याद रखना, एजिम्पल क्वांटम नंबर 0 से शुरू होते हैं एंड n-1 पर खत्म होते हैं। क्लियर है ना? कहां पर खत्म होते हैं? n-1 पर। n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। l क्या है? एजिम्पल क्वांटम नंबर। तो अब आप लोग यहाँ से ये बात समझ गए हो कि न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ होते हैं, पर उन सर्कुलर पाथ पर भी कुछ जगह अवेलेबल होती हैं। ठीक है ना?
जहां पर आपके इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। एग्जाम्पल की फॉर्म में मान लो कि ये आपका टाउन है, ठीक है ना, हमारे न्यूक्लियस के चारों तरफ टाउन्स है ना, तो ये ऑर्बिट्स मेरे टाउन को रिप्रेजेंट कर रही है। अब टाउन्स के अंदर घर होते हैं ना, तो अज्यूम कर लो इस टाउन में एक घर है, दूसरे वाले में कितने घर हैं, दो घर अवेलेबल है, और इनके अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। अब तीसरे वाले टाउन में तीन घर हो जाएंगे, चौथे वाले टाउन में फोर घर हो जाएंगे, जहां पर हमारे इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। सबसे ज्यादा मैक्सिमम टाइम्स जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना, मैक्सिमम टाइम्स वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजिमुथल क्वांटम नंबर पर ही पूछे गए हैं, पर हम लोग ना बाकी के क्वांटम नंबर्स को भी अच्छे से कर लेते हैं। अब आप लोग याद रखना हमारा एजेंथल क्वांटम नंबर क्या है। एजेंथल क्वांटम नंबर एल से डिनोट किया गया था, राइट, और ये किसे रिप्रेजेंट करता है, ये हमारी सब शेल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। हमारा जो एल की वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट होती है एंड n-1 पर खत्म होती है। कितने सब शेल होंगे, किसी भी शेल के अंदर उतनी ही सब शेल्स प्रेजेंट होगी जितनी उस सेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा, राइट। जैसे आप लोगों ने देखा n1 था, तो बस एक ही सब शेल बना था, दैट इज 1s। अगर n2 था तो मेरे पास l की वैल्यू 2 आई थी, तो मेरे पास दो सब शेल बनी थी, 2s एंड 2p। अगर n की वैल्यू 3 है तो मेरे पास तीन एजेंथल क्वांटम नंबर आए थे, दैट मीन्स मेरे पास थर्ड शेल में कितनी सब शेल बनेंगी, तीन सब शेल बनेंगी। ऐसे ही अगर n की वैल्यू 4 है तो 0 1 2 3, और यहाँ पर 4s बनेगा, 4p बनेगा, 4d बनेगा, 4f बनेगा। तो ये हो गया हमारा एजिमुथल क्वांटम नंबर। क्लियर हो गया ना एकदम अच्छे से। चलो अब बात करते हैं हम अपने थर्ड क्वांटम नंबर, दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय m, ठीक है। हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को m से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपने n से दिखाया था, एजिमुथल क्वांटम नंबर l से दिखाया था, एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या दिखाएगा, अभी बताती हूँ। देखो ये मेरे पास क्या था, न्यूक्लियस था, राइट, ये हमारे पास क्या था, न्यूक्लियस था। इसके अराउंड हमें क्या बनाना था, इस न्यूक्लियस के अराउंड आपको सर्कुलर पाथ बनाना था, जिस सर्कुलर पाथ को हमने शेल से कहा था और इन्हें रिप्रेजेंट किया था आपके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में। फिर हमने बोला था कि इनके इन में प्रेजेंट है हमारी सब शेल्स, पहली में एक, दूसरी शेल में दो सब शेल, और तीसरी वाली में कितनी सब शेल्स प्रेजेंट है, तीसरे। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, फर्स्ट टाउन में एक घर, सेकंड टाउन में दो घर, थर्ड टाउन में तीन घर। अब आपके हाउसेस में क्या होता है, हमारे हाउसेस में होते हैं रूम्स, राइट। आपके घर में क्या होंगे, रूम होंगे, लाइक आपके पेरेंट्स का रूम होगा, इसमें आप रहोगे, इसमें आपके सिस्टर रहेगी। सिमिलर फॉर्म में यहाँ पर भी अवेलेबल है रूम्स। बस हम उन रूम्स को क्या कहते हैं, आप उन रूम्स को बोलते हो ऑर्बिटल। क्या बोलते हो, ऑर्बिटल। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मुझे ये बताएगा कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो सब शेल की कौन सी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, राइट। वो सब शेल की कौन सी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। तो अब इसे राइट करने का फॉर्मूला क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को राइट करने का फॉर्मूला है -L2 प्लस L, ठीक है। हम अपने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को -L से राइट करना शुरू करते हैं और +L तक राइट करते हैं। कैसे, मैं आपको समझाती हूँ। एज्यूम करो मेरे पास S सब शेल है, S के लिए L की वैल्यू कितनी थी, जल्दी से बताओ, 0 थी, राइट। तो अब मुझे सेल इक्वल्स टू 0 के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर राइट करना है, ठीक है। अगर मेरे पास S सब शेल है जिसका आपको याद रखना है एजिमुथल क्वांटम नंबर 0 है, तो उसका मैग्नेटिक नंबर क्या होगा, कहां से शुरू करना है, -L से।
कहाँ पे खत्म करना है, प्लस एल पे, तो ये 0 है। अब 0 को -0 लिखूं प्लस 0 लिखूं, 0 ही तो है, तो दैट मीन्स बस m इक्वल्स टू 0 आएगा। क्लियर हो गया। तो जब आपकी एस सब शेल होती है ना, कौन सी सब शेल होती है, एस सब शेल होती है, तो उसके अंदर सिर्फ एक ही ऑर्बिटल प्रेजेंट होती है। तो आप लोगों को याद है ना, ये हम लोग 1s राइट कर रहे थे, ये आपका 2s था, ये आपका 2p था, ये आपका 3s है, ये आपका 3p है, ये आपका 3d है। तो ये जो s वाले घर है ना, सॉरी, ये जो हमारे पास एस वाले हाउसेस प्रेजेंट है, राइट, इन हाउसेस के अंदर बस एक सिंगल रूम है, इस सिंगल रूम के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे। अब बात करते हैं आपके पी सबशेल के बारे में, दैट मीन्स इस वाले हाउस के बारे में, ठीक है, आपके सेकंड हाउस के बारे में। ये जो हमारे टाउन के जो सेकंड हाउसेस है ना, अब हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं पी के लिए। तो पी के लिए एजुमुथल क्वांटम नंबर कितना था, 1 था, आपको याद होगा। तो अब मेरा मैग्नेटिक नंबर क्या होगा, -l से शुरू करना है और कहाँ पे खत्म करना है, +l पे खत्म करना है, राइट। तो क्या होगा, -1, l कितना है 1, -1 और कहाँ पे खत्म करना है, +1, और इनके बीच में क्या आएगा, 0 आएगा, राइट। तो मेरे पास जो P है ना, जो P सब शेल है, उसके अंदर 3 हाउस, सॉरी, उस P वाले हाउस के अंदर 3 रूम्स है। कितने रूम्स है, 3 रूम्स। क्लियर हो गया ना। ये है मेरा P सब शेल। आप देख रहे हो ना, मैंने इसके अंदर कितने रूम्स बनाए हैं, 3 रूम्स। दैट मीन्स मेरी P सब शेल के अंदर 3 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होती है। S वाली के अंदर कितनी ऑर्बिटल प्रेजेंट थी, बस एक ही था। तो इसके अंदर ना अब आपको 3 रूम्स बनाने हैं। कितने रूम्स बनाने हैं, 3 रूम्स बनाने हैं। अब बात करेंगे आपके डी सब शेल के बारे में। तो डी सब शेल के लिए एल की वैल्यू कितनी थी, 2 थी। तो अब लिखते हैं इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। कहां से शुरू करना है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, -2 से, -2, और कहां पे खत्म करना है, +2 पे। तो बीच में क्या आएगा, -1, 0, 1, 2। तो आप काउंट कर सकते हो टोटल कितने रूम्स बनाने हैं, 5। दैट मीन्स डी सब शेल के अंदर 5 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, 1, 2, 3, 4, 5, राइट। तो ये जो आपका थर्ड वाला हाउस है ना, ये थर्ड शेल के अंदर उसमें कितने रूम्स बनाने हैं, 5 रूम्स बनाने हैं। क्लियर हो गया। चलो अब देखते हैं, जब हमारे पास क्या हो जाएगा, एस हो गया, पी हो गया, डी हो गया, एफ। क्लियर है, एफ सब शेल है, जिसके लिए मेरी एल की वैल्यू कितनी थी, 3 थी। तो अब मेरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहां से शुरू होगा, -3 से शुरू होगा। कहां पे खत्म करना है, 3 पे खत्म करना है। तो -2, -1, 0, 1, 2। दैट मीन्स अगर मैं बात करूंगी अपने एफ सब शेल की, तो उसमें 7 ऑर्बिटल्स क्रिएट करनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। क्लियर हो गया ना। तो अब हमें क्या याद रखना है, जो मेरा एस सब शेल होता है ना, उसमें बस एक ही ऑर्बिटल होती है। जो मेरा पी होता है ना, उसमें कितनी ऑर्बिटल्स होती हैं, 3। जो आपकी डी होती है ना, उसमें कितनी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, 5, 1, 2, 3, 4, 5। एंड जो हमारा एफ रहता है ना, इस एफ के अंदर आपकी कितनी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होती है, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, 2 का गैप आ रहा है, 2 का गैप, 2 का गैप, 2 का गैप। बट आप इसे रटना नहीं, बिल्कुल भी नहीं रटना, बस याद रखना एस के लिए एल 0 था, पी के लिए एल 1 था, डी के लिए एल 2 था, एफ के लिए एल 3 था। तो इसके लिए m की वैल्यू कितनी थी, 0। यहाँ के लिए m की वैल्यू -1, 0, 1। इसके लिए m की वैल्यू -2, -1, 0, 1, 2। एंड इसके लिए -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। क्लियर हो गया ना, एकदम अच्छे से। अब ये जो ऑर्बिटल्स है ना, इनका भी हम लोगों ने नाम दिया हुआ है। आप लोगों को याद है ना, जब n1 था तो आपने k नाम दिया था, n2 था तो हमने l नाम दिया था, n3 है तो आपने m राइट किया, n4 था तो आपने n राइट किया।
देन जब एल की वैल्यू 0 थी तो आपने एस राइट कर दिया था, एल की वैल्यू 1 थी तो आपने इसे पी राइट किया था, एल की वैल्यू 2 थी तो डी राइट किया था, एल की वैल्यू 3 थी तो आपने एफ राइट किया था। अब यहां पर भी है एम के कुछ नेम। एस का तो एक ही रूम है ना, तो उस रूम को तो ज्यादा डिनोट करने की जरूरत नहीं है, तो ये सिंपल ऐसे ही होता है। बात करते हैं पी की। बात किसकी करते हैं? पी की। तो P में जब M की वैल्यू -1 होगी ना, तो हम इसे PY से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? PY से। जब आपका M 0 होता है तो इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं PZ से। और जब हमारे पास M की वैल्यू +1 होती है तो इसे आप राइट करते हो PX से। ठीक है ना? तो P वाले केस के लिए जब M की वैल्यू -1 है, इट रिप्रेजेंटेड बाय PY। जब m की वैल्यू 0 है तो उस ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करोगे pz से। एंड व्हेन m की वैल्यू +1 है तब आप इसे रिप्रेजेंट करेंगे px से। आपको ये लर्न करना है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमारे गेट में पूछा गया था। ठीक है, अब बात करते हैं डी के केस के लिए। डी के केस के लिए आपको ये याद रखना है, जब m की वैल्यू -2 होगी तो दिस इज dxy। क्या है? dxy। अब m की वैल्यू अगर -1 है तो ये है dyz। ठीक है, dyz। जब m की वैल्यू 0 है तो ये हो जाएगा dz²। याद रखना, m की वैल्यू 0 है तो dz²। अब अगर मेरे पास m की वैल्यू आ जाती है +1, इट बिकम dxz। एंड जब आपके पास m की वैल्यू आएगी +2 तो इट dx²y²। f का इस तरह से नेमिंग नहीं है, आपको सिर्फ p का एंड आपको सिर्फ l का याद रखना है। सॉरी, p का और सिर्फ d का आपको लर्न करना है। ठीक है, ये हो गया हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हो। लास्ट बचा मेरा स्पिन क्वांटम नंबर, जो एकदम इजी सा है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। देखो मैंने क्या कहा, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है मेरे पास? न्यूक्लियस के चारों तरफ हमारे हैं टाउन्स, जिसे हम कह रहे हैं शेल। ठीक है, अब देखो जरा, हम लोगों ने बोला जब फर्स्ट टाउन है तो एक ही हाउस है, सेकंड टाउन के अंदर 2 हाउस है, तीसरे टाउन के अंदर 3 हाउस है, एंड चौथे टाउन के अंदर 4 हाउसेस होंगे, राइट? अब हमने बोला हमारे टाउन का जो पहला हाउस होता है उसमें एक ही रूम है, जिसे आप एस से दिखा रहे हो। सेकंड टाउन के अंदर 2 हाउस हैं, जिसे आप 2s एंड 2p से दिखा रहे थे। थर्ड टाउन के अंदर जो हाउस है उनका नाम आपने लिया हुआ है 3s 3p 3d। और फोर्थ टाउन के अंदर जो 4 हाउसेस होंगे उनका नाम आप लिखेंगे 4s, देन आप लिखोगे 4p, फिर आप उसका नाम लिखोगे 4d, एंड देन आप उसका नाम लिखोगे 4f। राइट, इस तरह से टाउन होगा ना, उसमें ये हाउसेस होंगे। देन आप लोगों ने ये पढ़ लिया कि अब इन टाउन्स के अंदर क्या है? रूम्स है। रूम्स दैट मींस ऑर्बिटल। तो एस वाले में तो एक एक ही ऑर्बिट था, पी वालों में कितने ऑर्बिट्स थे? 3 ऑर्बिट्स थी, राइट? डी वालों में आपकी 5 ऑर्बिट्स थी, एंड एफ वाले में 7 ऑर्बिट थी। अब मुद्दा ये है कि ये जो ऑर्बिट्स है ना, ऑर्बिट्स मान लो ये एस की है, पी में कितनी ऑर्बिट्स है? 3 ऑर्बिट है। डी में कितनी ऑर्बिट्स बनानी है? डी में बनानी है 5, और इसी तरह से एफ में बनानी है 7 ऑर्बिट्स। एक ऑर्बिट के अंदर, दैट मींस एक रूम के अंदर ना 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर होते हैं। ठीक है, एक रूम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपको पता है ना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ कैसे रिवॉल्व करता है? जैसे हमारी अर्थ रिवॉल्व करती है। आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ भी करेगा, और साथ में वो क्या करेगा? स्पिन भी करेगा। ठीक है ना? अब जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो अपोजिट स्पिन करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन अगर आपका क्लॉकवाइज स्पिन करेगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन हमारा एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करता है। ठीक है, देखो ये इस तरह से स्पिन कर रहा है तो ये इस तरह से स्पिन करेगा। समझ गए मेरी बात को?
दैट मीन्स एक ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? दो। दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन। एंड आप देख रहे हो मैं इन्हें आधा आधा रिप्रेजेंट कर रही हूँ। एक का एरो ऐसे दिखा रही हूँ, दूसरे का एरो ऐसे। तो ये वाला जो मेरा इलेक्ट्रॉन है ना, आप देख रहे हो ये कैसे रिवॉल्व कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, राइट। और ये वाला कैसे रिवॉल्व करेगा? क्लॉकवाइज। समझ गए ना मेरी बात को? तो मैं ये बोल रही हूँ कि जब हमारी ऑर्बिटल्स की बात होती है ना, तो एक ऑर्बिटल के अंदर, राइट, आपका जो फर्स्ट ऑर्बिटल होता है उसके अंदर जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऑपोजिट स्पिन करते हैं। तो स्पिन क्वांटम नंबर यही बताता है। हम अपने स्पिन क्वांटम नंबर को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एस स्पिन क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करता है। और एस की बस दो ही वैल्यू होती है, एक वैल्यू होती है +1/2 और एक वैल्यू होती है -1/2। क्लियर हो गया ना? एक क्लॉकवाइज रिप्रेजेंट कर रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कोई भी केस हो, आप समझ रहे हो ना, पी में दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसका हो जाएगा लेट +1/2, तो दूसरे वाले का कितना हो जाएगा? -1/2। इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन है, तो इसका कितना हो जाएगा? +1/2। इसका कितना हो जाएगा? -1/2। इसमें भी दो होंगे। समझ गए ना? तो स्पिन क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाय एस। स्पिन क्वांटम नंबर हमें ये बताते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है ना, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी। और ये आपकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को भी रिप्रेजेंट करता है। बात याद रखना। क्लियर हो गया ना? अच्छे से समझ आ गया? तो अब कुछ क्वेश्चंस हमें करने हैं, पर क्वेश्चन से पहले आप लोगों को याद रखना, एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था, एन से रिप्रेजेंट किया था। एक हमारे पास एजुमुथल क्वांटम नंबर था, एल से रिप्रेजेंट किया था। हमारे पास तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर था, एम से रिप्रेजेंट किया था। चौथा आपका स्पिन क्वांटम नंबर था, स्मॉल एस से रिप्रेजेंट किया था। ये मुझे रिप्रेजेंट करता है शेल को, ये रिप्रेजेंट करता है आपकी सब शेल को, और ये रिप्रेजेंट करता है ऑर्बिटल को, और ये रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन के स्पिन डायरेक्शन को। ठीक है ना? ये बस वही था, के की वैल्यू 1 है तो n1 हो जाएगा, सॉरी k है तो n1 हो जाएगा, l है तो 2 हो जाएगा, m है तो 3 हो जाएगा। l कहता है कि हम 0 से शुरू होंगे और n-1 पे खत्म होंगे। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहता है -l से शुरू होंगे एंड +l पे खत्म होंगे। स्पिन कहता है बस दो ही रखना, एक +1/2 और एक -1/2। आई होप आपको अच्छे से क्वांटम नंबर समझ आ गए हैं। एंड जल्दी से पहले कुछ कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए क्वेश्चन करेंगे, देन आपके गेट से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो मेरे पास सबसे पहले क्वेश्चन है, an electron, okay, an electron is in a 4f orbital, ठीक है ना? 4f orbital, एक इलेक्ट्रॉन है जो 4f ऑर्बिटल में है। क्वेश्चन कहता है what possible values of what possible value for the quantum numbers for the quantum numbers n, l, and s can it have। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो 4f ऑर्बिटल के अंदर है। अब इस 4f के लिए जो भी क्वांटम नंबर होंगे n, l, m राइट करो। तो देखो कितना सिंपल है, देखो बहुत इजी है। यहां से रिप्रेजेंट हो गया मेरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, तो n की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई? 4। ठीक है ना? देखो, अगर मैं बोल रही हूँ 1s, इसका मतलब है मेरा इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में घूम रहा है। मैं बोल रही हूँ 2p, दैट मीन्स मेरा इलेक्ट्रॉन 2 ऑर्बिटल में घूम रहा है, सॉरी 2 शेल में घूम रहा है। अगर मैं बोलती हूँ 3s, दैट मीन्स मेरा इलेक्ट्रॉन 3 शेल में घूम रहा है। मैं बोल रही हूँ 4f, दैट मीन्स मेरा इलेक्ट्रॉन 4 शेल में घूम रहा है। और शेल किससे रिप्रेजेंट हो रही थी? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। तो जो भी नंबर लिखा होगा ना, सिंपल
जो भी नंबर लिखा है वही नंबर है मेरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो इनकी वैल्यू मुझे मिल गई 4, बात खत्म। अब देखो, जब L 0 था तो S लिखते थे, L 1 है तो P था, L 2 है तो D होता था, L 3 है तो F होता था, और ये तो F ही है। तो मेरे पास L की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। तो 4F से मुझे N भी मिल गया, मुझे L भी मिल गया। अब मुझे क्या लिखना है? अब मुझे लिखना है M। अब आपको याद है ना हम कैसे लिखते थे? M राइट करते थे हम -L से +L तक। दैट मीन्स -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। हो गए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी। लास्ट बचा स्पिन क्वांटम नंबर, जो +-1/2 होगा। कुछ इलेक्ट्रॉन का +1/2 होगा और -1/2 होगा। आप कौन से इलेक्ट्रॉन है हमें नहीं पता, तो +1/2 एंड -1/2। समझ आ गया ना? कितना सिंपल था ना क्वेश्चन। चलो, अब आपका जल्दी से एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कहा है, राइट डाउन द क्वांटम नंबर n, l, m for the following orbitals। अब मैं कुछ ऑर्बिटल्स राइट करके दे रही हूँ, ठीक है ना? फॉलोइंग ऑर्बिटल्स। चलो, तो मेरी जो फर्स्ट ऑर्बिटल है ना, दैट इज 3d(x²y²), ठीक है? ये मेरे पास ऑर्बिटल्स है और मुझे इसका n भी लिखना है, l भी लिखना है, m भी लिखना है। तो अब जल्दी से बता दो, देखते ही बता दो जल्दी से n की वैल्यू क्या होने वाली है। मैंने बहुत सिंपल बोला था, जो भी नंबर लिखा हो ना, दैट इज n। 3, मेरा इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में घूम रहा है। जैसे ही d दिखेगा हम क्या लिखेंगे? अपने l की वैल्यू। s के लिए l 0 था, p के लिए l 1 था, d के लिए l कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है ना? ये बात आप लोग याद कर लो। l की वैल्यू 0 s, l की वैल्यू 1 p, l की वैल्यू 2 d, l की वैल्यू 3 f। तो जैसे ही d देखा मैंने राइट कर दिया l की वैल्यू 2। अब मैंने आपको बताया था कि अगर x²y² होगा तो m की वैल्यू कितनी होगी? 2। ये बस थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा, एंड प्लीज आप इसे अच्छे से राइट कीजिएगा, लर्न कीजिएगा। देखो, मैंने आप लोगों को यहाँ पर राइट कराया है, मैं आप लोगों को एक बार दिखा देती हूँ। ये देखो, जब हमारे पास m की वैल्यू 2 थी d के लिए, तो dx² y² था। तो क्वेश्चन में dx² y² दिया, दैट मीन्स m की वैल्यू कितनी हो गई? +2। तो इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखोगे, ठीक है? चलो, क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं अपना। तो m की वैल्यू 2 हो गई, इन्हीं तीनों को पूछा था। अगर ये मान लो s भी पूछते तो मैं लिख देती +-1/2। अब हम देखते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन को, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 किस ऑर्बिटल के लिए है? ये है 4dz², ठीक है? 4dz²। अब जल्दी से सब लोग आंसर को राइट कर दो, और जब मैं आंसर राइट करूंगी तो सब लोग चेक करना कि ठीक है ये गलत है। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। l की वैल्यू कितनी होगी? d है ना, तो l की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। अब dz² है, dz² के लिए m की वैल्यू कितनी थी? 0। स्पिन तो आपको पता ही है, +1/2 -1/2। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन है 2pz। तो जो भी नंबर लिखा है दैट इज माय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2। अब p है, p के लिए l की वैल्यू कितनी होगी? 1। pz, मैंने बोला था pz के लिए m की वैल्यू कितनी होती है? 0। वो टेबल हमने राइट की थी, उसे आप लर्न कर लेना। चलो, एक और क्वेश्चन करते हैं, दैट इज 4s। इसके लिए लिखना है हमें हमारे सारे क्वांटम नंबर। n की वैल्यू 4, क्योंकि नंबर 4 है। s के लिए l की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। और s के लिए तो m की वैल्यू हमेशा 0 ही रहती थी, एक ही तो रूम था इसके अंदर। और अगर स्पिन होता तो +-1/2। हो गया ना क्वेश्चन? अब देखते हैं आगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिससे ये समझ आएगा आपको क्वांटम नंबर कितने अच्छे से समझ आए। क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग,
ठीक है ना? Which of the following sets of quantum numbers are not permitted? हमें ये बताना है कि इनमें से कौन से क्वांटम नंबर का सेट ठीक नहीं है। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 2, m की वैल्यू -1 एंड s की वैल्यू +1/2। चलो तो जल्दी से चेक कर लेते हैं। n की वैल्यू 2 हो सकती है। जब मेरे पास n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू क्या होगी? l की वैल्यू 0 से शुरू होती थी और n -1 पे खत्म होती है। n 2 है, 2 में से 1 को माइनस करूंगी तो 1 आएगा। दैट मीन्स n इक्वल्स टू 2 के लिए l की दो ही वैल्यू पॉसिबल है, 0 और 1। ये तो 2 दिया हुआ है, गड़बड़ है। यहीं पे पता चल गया हमारा सेट इनकरेक्ट था। चलो अब देखते हैं आपके सेकंड क्वेश्चन को। n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 1, m की वैल्यू -1 एंड आपके s की वैल्यू -1/2। अब जल्दी से चेक करते हैं कि करेक्ट है या इनकरेक्ट है। n की वैल्यू 2 पॉसिबल है। जब n 2 था तो l की वैल्यू 2 थी, एक 0 एक 1, ये 1 है, बिल्कुल ठीक। जब l 1 होता है तो m की क्या क्या हो सकती है? l 1 के लिए m की वैल्यू माइनस से शुरू होती है, प्लस पे खत्म होती है। इन तीनों में से -1 है, पॉसिबल है। s तो 2 ही हो सकता है, तो ये सेट करेक्ट है। चलो देखते हैं आपके थर्ड क्वेश्चन को। n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0, s की वैल्यू 0। s की वैल्यू 0 देखते ही काट दो भाई, s तो 2 ही होते हैं, +1/2 एक -1/2। चलो मान लो यहाँ पे मैं s की वैल्यू -1/2 देती हूँ। अब चेक करें क्या? n की वैल्यू 2, ठीक है। l 0 और 1 कुछ भी हो सकता है, l 0 है, ठीक है। जब l 0 है तो m भी क्या होगा? 0। l 0 के लिए m की की वैल्यू है, तो अब ये पॉसिबल होगा। अब देखते हैं आपके नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन को। एंड हमारा फोर्थ क्वेश्चन कहता है n को लो 3, l को लो 1, m को लो 2, s को लो +1/2। चेक करते हैं। n 3 हो सकता है। जब n 3 है तो l की वैल्यू कितनी होगी? l की वैल्यू होगी 0, 1, 2। तो ये भी ठीक है। अब जब l की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू क्या होगी? -1, 0, 1। बट ये तो 2 हो गया, पॉसिबल नहीं है। लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन, n0, l1, m0, s +1/2। अब देखो n0 बोल दिया भाई, n तो कभी 0 हो ही नहीं सकता। n की वैल्यू तो स्टार्ट ही 1 से होती है। n कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर n 0 है इसका मतलब है कि कोई शेल ही नहीं है, बट ऐसा थोड़ी है। आप लोगों ने न्यूक्लियस के चारों तरफ जो शेल्स बनाई थी उन्हें हमने 1 से शुरू किया था। अब देखते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन को और उसके बाद आपके गेट्स रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमसे कहा इनमें से कौन सा पॉसिबल नहीं है? Which of the following orbitals are not possible? क्वेश्चन में कहा इनमें से कौन सी ऑर्बिटल पॉसिबल नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है 1p। चेक करते हैं। n की वैल्यू कितनी है? 1। अगर n 1 है तो l क्या होगा? 0, 1? नहीं, सिर्फ 0। आपको याद है ना, l 0 से शुरू होता है, n -1 पे खत्म होता है, राइट? और l 0 दैट मीन्स 0 तो s को रिप्रेजेंट करता है, तो सिर्फ 1s पॉसिबल है। लेकिन ये तो 1p कह रहे हैं, गड़बड़ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 2s। चलो देखते हैं। n की वैल्यू कितनी है? 2। तो l की वैल्यू कितनी होगी? 0, 1। दैट मीन्स sp। तो 2s पॉसिबल है, 2p भी पॉसिबल है, तो यस, ये हुआ हमारा क्वेश्चन करेक्ट। हाँ जी। अब देखते हैं आपने नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन को, दैट इज 3f। चलो देखते हैं। n की वैल्यू कितनी है? 3। तो l क्या होगा? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2। 0 दैट मीन्स s, 1 दैट मीन्स p, 2 दैट मीन्स d।
3s हो सकता है, 3p हो सकता है, 3d हो सकता है, पर 3f नहीं हो सकता। लास्ट फोर्थ क्वेश्चन 4d, n की वैल्यू 4, तो l कितना होगा? अब जल्दी से राइट कर लो भाई, और जल्दी से सोच लो कि क्या क्या ऑर्बिटल्स हो सकती हैं। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3। 0 दैट मीन्स s, 1 मतलब p, 2 मतलब d और 3 मतलब f। तो 4d तो हो सकता है, तो यस ये क्वेश्चन पॉसिबल है। तो अब आपको क्वांटम नंबर के बारे में सारी डिटेल्स अच्छे से पता चल चुकी है। तो देखेंगे आपके 2020 में गेट के एग्जाम में आए क्वेश्चन को। एज़ुमुथल क्वांटम नंबर एल बताना है वो इलेक्ट्रॉन के लिए जो डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल में है, कॉपर एटम में, जिसका एटॉमिक नंबर पूछा। अब देखो, एग्जाम में आपके टाइम पास करने के लिए कितनी सारी कहानी दी। इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन कॉपर एटम, और कॉपर का एटॉमिक नंबर भी दिया, पर मुझे उस चीज से करना क्या है? मुझसे तो सिर्फ एज़ुमुथल क्वांटम नंबर पूछा है एल, और उसके लिए कह दिया कि इलेक्ट्रॉन डी जेड स्क्वायर में है। अब मेरे को सीधा दिख रहा है ना इलेक्ट्रॉन डी में है, तो मुझे पता है एल 0 है तो एस, एल 1 है तो पी, एंड एल अगर 2 है तो डी। इलेक्ट्रॉन डी में है तो एल की वैल्यू कितनी हो गई? 2। ना 29 से मतलब था, ना कॉपर से मतलब था। समझ आ गई ना आपको मेरी बात? क्वेश्चन में कहा था सिर्फ एज़ोमिथल क्वांटम नंबर बताओ कि इलेक्ट्रॉन डी जेड स्क्वायर में। इन्होंने एम भी पूछा होता ना, तो भी मैं इसे देखकर ही बता देती। समझ गए ना मेरी बात को? देखा क्वांटम नंबर का क्वेश्चन कितना सिंपल था। चलो एक और क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमारे 2018 में गेट में पूछा गया था। 4s orbital of hydrogen atom, the magnetic quantum number बताना। ठीक है, बता देते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। आपको पता है 4 दैट मीन्स इनकी वैल्यू कितनी हो गई? 4। एस से पता चलता है एल की वैल्यू कितनी है? 0 है। अब मुझे एम लिखना है 0 के लिए, राइट? आपको पता है एम कहाँ से शुरू होता है? माइनस एल से शुरू होता है, प्लस एल पे खत्म होता है, राइट? एल तो 0 है, -0 + 0 एक ही बात, तो एम की वैल्यू कितनी हो गई? 0। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पूछा जाता है 0, तो हमारा ऑप्शन आ गया डी। तो आप लोगों को क्वांटम नंबर्स मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया। हम लोग क्वांटम नंबर की बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं गए हैं, बट ये मैं 100% श्योर हूं कि आपके एग्जाम से जो भी क्वेश्चन अराइज होगा वो इसी इसी क्लास से कवर हो जाएगा। तो आपको अच्छे से क्वांटम नंबर समझ आ गए हैं? कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में राइट कर सकते हो। एंड आज हमारा टॉपिक हुआ कंप्लीट।